Dear student and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamala Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हम लोग का प्रकरण है, तुर्की साम्राज्य की जो तुर्की सत्ता की स्थापना हुई उसमें 1206 से 90 ईस्वी के मध्य का जो इतिहास हमें पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से इल्तुतमिश और बलबन के विषय में चर्चा करना है। तो इस वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश के विषय में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उत्तराधिकारी बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब चौगान खेल रहा था उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में और आराम से उसका उत्तराधिकारी बनता है। फिर 8 या 9 महीने बाद इसको पदच्युत करके इल्तुतमिश शासक बनता है। इल्तुतमिश इल्बरी वंश का, इल्बरी जनजाति का और शमसी वंश का था। इसके पिता का नाम इलम खां था और इसका जो बचपन था वह संपन्नता का रहा, क्योंकि इसके पिता प्रशासनिक पोस्ट पे थे और वे संपन्न थे। तो इसका जो बचपन है वह संपन्नता का रहा, फिर भी इसके सुंदरता, इसकी योग्यता इत्यादि से प्रभावित होके उसके भाई से ईर्ष्या रखते थे और इसी कारण इसको तुर्कों जो दासों का बाजार लगता था उसमें बेच दिए। फलतः यह कई बार बिकते बिकते इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास बनता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में अपनी प्रतिभा, सैन्य कुशलता, प्रबंधकीय क्षमता इत्यादि गुणों के कारण वह निरंतर विकास करते चला गया। सर्वप्रथम देखते हैं कि सर ए जानदार, फिर अमीर ए हाजिब, फिर बदायूं का सूबेदार नियुक्त होता है और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इससे अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि मुइज़ुद्दीन गोरी जो है उसके आदेश से इसको अमीर उल उमरा का पदवी प्रदान करते हुए इसको दास्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक मुक्त कर देता है। तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के अंदर स्वयं ही उतनी प्रतिभा थी कि वह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके जो का वंशज है तथाकथित पुत्र आराम से उसको पदच्युत करके और इल्बरी जनजाति के शमसी वंश का नींव रखता है। जब इल्तुतमिश सुल्तान बनता है तो हम देखते हैं कि उसके समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। उसके जो अपने जो मुइज़ुद्दीन गोरी है, मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गजनी में शासन कर रहे थे। वो भी अपना आधिपत्य मानते थे। कुछ जो समकालीन बहुत सारे दास थे वो भी दिल्ली पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे और जो भारत के जो राजपूत शासक वर्ग था वह दिल्ली सल्तनत को उखाड़ के फेंक देना चाहता था। तो इल्तुतमिश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पहले वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको हटाए, फिर दिल्ली में साम्राज्य, जो भारत में साम्राज्य का विस्तार करे, दिल्ली की सत्ता का विस्तार हो और इन सबके बाद जो अपनी प्रशासनिक क्षमता है उसको बढ़ाई जाए और राज्य का सुदृढ़ रूप से ऐसे स्थापित किया जाए कि जिसपे आगे की नींव रखी जा सके या जो सल्तनत का प्रशासन है सही ढंग से चलाया जा सके। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम वह ताजुद्दीन एल्दौस जो गजनी का शासक था वह भी भारत पे अपना आधिपत्य समझता था और इसके कारण वह जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसको अपनी अधीनता हित स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। लेकिन इल्तुतमिश तत्क्षण तो अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन जब
ख्वारिज्म के शासकों का आक्रमण हुआ गजनी पे और ताजुद्दीन यलदौज भागा और भारत आया और सिंध के क्षेत्रों में आके अपना स्थान ग्रहण किया और नासरुद्दीन कुबाजा को हरा के कुछ क्षेत्रों को ले लिया। तो इल्तुतमिश उस पर आक्रमण करता है और उसको पराजित करके उसको समाप्त करके इस समस्या पे हल पा लेता है। फिर नासरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध वह अभियान ले जाता है, क्योंकि नासरुद्दीन कुबाचा भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास रह चुका था और वह स्वयं राजगद्दी की इच्छा लिप्सा रखता था। तो उसका इल्तुतमिश में संघर्ष हो, यह स्वाभाविक था। संघर्ष हुआ और उसमें नासरुद्दीन कुबाचा की हार हुई। नासरुद्दीन कुबाचा इस हार के सर्व के कारण ही सिंध नदी में डूब के आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार दो उसके जो प्रतिद्वंदी थे समाप्त हो गए। अब जो उसका एक अन्य अभियान हम देखते हैं, बंगाल और बिहार और बंगाल का विजय अभियान। तो इस समय हुस्सामुद्दीन एवाज खिलजी बंगाल का जो सूबेदार था, वह गियासुद्दीन आजम के नाम से अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इल्तुतमिश अभियान ले गया और बिना युद्ध किए ही हुस्सामुद्दीन एवाज खिलजी, जो गियासुद्दीन आजम नाम से सुल्तान था, वह अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन पुनः विद्रोह कर दिया। तो जो अवध का सूबेदार था इल्तुतमिश का पुत्र नासरुद्दीन अभियान ले गया और हुस्सामुद्दीन एवाज खिलजी की जो राजधानी थी लखनऊ पे अधिकार करके और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फिर हम देखते हैं कि 1230 ईस्वी में एक विजय अभियान गया और फिर यह अंतिम अभियान था बंगाल के विरुद्ध। और बंगाल और बिहार को अलग अलग पृथक प्रांत बना के बंगाल पे अलाउद्दीन मलिक जानी को नियुक्त कर दिया गया और बिहार पे एक अन्य सूबेदार को नियुक्त करके उसे सल्तनत में मिला लिया गया। फिर इसके विजय अभियानों को देखते हैं तो 1226 ईस्वी में रणथंभौर में, जहाँ पृथ्वीराज जो तृतीय के वंशज शासन कर रहे थे, उन सबों को हरा के इसे विजय स्थापित किया। 1227 ईस्वी में परमाणु की राजधानी मंदसौर पे कब्जा कर लिया और 1228-29 ईस्वी में जो जालौर के शासक थे चौहान वंशी उदय सिंह, इनको हरा के अपने अधीनता में ले लिया और इसी क्रम में बयाना, थंगेर, अजमेर, नागौर इत्यादि पे अधिकार करके वह 1231 ईस्वी में ग्वालियर पे, जहां परिहार शासक मंगल देव शासन कर रहा था, उसको अपने अधीन ले लिया। कालिंजर में चंदेल जो शासक थे वो शासन कर रहे थे। तिलोक वर्मा इस समय यहाँ का शासक था। 1229 या 30 या 33 या 34 ईस्वी की घटना है। इल्तुतमिश इस पर अभियान ले जाता है और सफलतापूर्वक इस अभियान में विजित होता है। 1234-35 ईस्वी में ही वह मालवा पे भी आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है। पुनः हम देखते हैं कि जो दोआब के जो परिक्षेत्र थे, बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटेहर जो रुहेलखंड में हैं, इन सब पे भी वह अपना आधिपत्य स्थापित करके यहाँ के विद्रोह इत्यादि को दबा के और इसे निरंतर कार्यवाही करने योग्य बना दिया। 1236 ईस्वी में जब वह सिंध क्षेत्र या मुल्तान क्षेत्र से आगे बामियान का जो क्षेत्र था, खोखरों के विरुद्ध अभियान ले गया, उसी में इसकी 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को मृत्यु हो गई और इस प्रकार इसका जो अभियान है वह विजय अभियान खत्म हो गया। इल्तुतमिश अपने शासनकाल में, जो उसके शासनकाल को हम लोग 3 भागों में देखते हैं, 1211 से 1220, 1221 से 1229 और 1230 से 1236 का जो उसका 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, तो इन जो शुरुआत के 1211 से 20 तक वह अपने प्रतिद्वंदियों में विजय पाया और 1221 से 1229 तक वह विभिन्न विजयों और जो मंगोलों का आक्रमण था, जो उस समय 1221 ईस्वी में चंगेज खां सिंध तक आ गया जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते करते, तो जलालुद्दीन मंगवर्नी इल्तुतमिश से सहायता मांगने हेतु आइनुल मुल्क को राजदूत के रूप में भेजा। इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए दूत की हत्या करवा दी और जलालुद्दीन मंगवर्नी को सहयोग करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार वह अपने बुद्धिमत्ता के कारण दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण नहीं होने दिया और चंगेज खां वापस चला गया। फिर हम देखते हैं कि इसी समय बहुत सारे विजय अभियान को वह अंजाम देता है। जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है, उसकी जो आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जो विभिन्न सुधार कार्य किए, वह
उसके उपलब्धियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं, जिसमें प्रथम है तुर्काने चिहलगानी की स्थापना। यह तुर्क सरदारों 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था। इस संगठन के स्थापना के पीछे इल्तुतमिश का उद्देश्य था कि एक समर्थित शासक वर्ग उत्पन्न किया जाए, ताकि इनके सहयोग से जो प्रशासनिक कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और वह इस उद्देश्य में सफल रहा। उसने तुर्कों और गैर तुर्कों दोनों को मिला के 40 सरदारों का दल गठित किया और अपने शासन हेतु इनको तैयार किया। हालांकि बाद में ये जो ताजिक हैं, तुर्क चिहलगानी के जो सदस्य हैं, दिल्ली सल्तनत में षड्यंत्र का कारण बनते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों को अंजाम देते हैं, सुल्तानों को बैठाते हैं और हटाते हैं। बाद में जिन बलबन ने इन लोगों को समाप्त करके एक समस्या को खत्म किया था, लेकिन इल्तुतमिश के समय में ये लोग समस्या न बन सके। फिर हम एक देखते हैं व्यवस्था कि इक्ता व्यवस्था सुल्तान इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्य था, क्योंकि इक्ता जो है अरबी शब्द से निकला है, इसका अर्थ होता था भूमि, लेकिन यहाँ इक्ता का अर्थ है कि भूमि से जो लगान राजस्व होता है उस पे अधिकार। इक्ता दो तरह के इक्तादार थे, हालांकि सैनिक और असैनिक दोनों तरह के इक्तादार हो सकते थे। दोनों तरह के अधिकारियों को इक्ता के रूप में उन लोगों को पेमेंट किया गया, तनख्वाह दिया गया, वेतन दिया गया। दो तरह के इक्तादार थे, एक बड़े इक्तादार, एक छोटे इक्तादार। छोटे इक्तादारों में उन लोगों को केवल भूमि से राजस्व ले लेना होता था, उन लोगों को किसी तरह का शांति व्यवस्था और लगान वसूली इत्यादि से संबंधित कार्य नहीं करना पड़ता था। लेकिन जो बड़े इक्तादार थे उनको लगान वसूल करने के साथ साथ सुल्तान को सैन्य सेवा भी देनी होती थी और जो उस परिक्षेत्र में शांति व्यवस्था भी स्थापित करनी होती थी। इस तरह सुल्तान इल्तुतमिश अपनी एकता व्यवस्था के माध्यम से प्रांतीय प्रशासन को सुदृढ़ किया और पूरे प्रशासन का एक सुदृढ़ नींव जो आधार दे सके, एक एकता व्यवस्था के इक्तेदार ही थे। इस तरह एकता व्यवस्था लागू करके उसने एक उत्तम परंपरा बनाई और साम्राज्य का जो सत्ता का विस्तार है प्रांतीय क्षेत्रों तक किया। उसकी एक अन्य व्यवस्था है सैनिक व्यवस्था। उसने एक केंद्रीय सेना का गठन किया और उसमें घुड़सवार और पैदल दोनों तरह के सैनिक थे और उसकी रसद इत्यादि, भर्ती इत्यादि की व्यवस्था स्वयं देखा करता था। न्याय व्यवस्था उसकी एक अन्य उत्तम व्यवस्था थी, जिसमें सुल्तान ही सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करता था, लेकिन उसके सहयोग के लिए काजी उल कुजात की भी नियुक्ति की जाती थी। नगरों इत्यादि में काजी और अमीर दाद नामक अधिकारियों की नियुक्ति होती थी न्याय के लिए। फिर हम देखते हैं कि सुल्तान अपने महल के आगे संगमरमर की 2 सिंह की मूर्तियां लगवाई थी, उसमें घंटी डाल दिया था और उसको लाल वस्त्र पहन के जो भी जाके उसे बजाता था उसको न्याय दिलाने का कार्य सुल्तान करता था। इसी प्रकरण में देखते हैं कि जो रजिया है, सुल्ताना रजिया, वह भी दिल्ली की जनता से इसी तरह न्याय मांगने गई थी लाल वस्त्र धारण करके। फिर हम देखते हैं इल्तुतमिश की मुद्रा व्यवस्था। इल्तुतमिश चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा प्रचलित करवाया और ये शुद्ध अरबी पद्धति पे निर्मित किए गए थे और इस पे लेखन इत्यादि का भी कार्य किया गया था। उसका जो चांदी का टंका था 175 ग्रेन का था और जो उसके चांदी के टंका और तांबे के जीतल थे वो उस समय के अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण आधार दे सके और आगे आने वाले सुल्तानों की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। कला और साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि इल्तुतमिश विद्वानों की संगत तो पसंद करता ही था, मदरसों का भी, मस्जिदों का, उसके साथ साथ मदरसों का भी निर्माण करवाया। उसके दरबार में मिनहाज सिराज, ताजुद्दीन इत्यादि विद्वान संरक्षण पाए हुए थे। मिनहाज सिराज ने अपने ग्रंथ तबकाते नासरी की रचना की थी, जिसमें इस समय के जो हमारा विवरण का जो काल है उसके विषय में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी तबकाते नासरी को हम लोग देखते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश दिल्ली में बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, हौज शमसी इत्यादि को बनवाया, शेरगढ़ी इत्यादि महल भी वह संभवतः एक महल का निर्माण करवाया था। फिर हम देखते हैं कि
इल्तुतमिश बदायूं में हौज शमसी और शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसी तरह जोधपुर में उसने अतारकिन की दरवाज़ा निर्मित करवाई थी। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन के मकबरे का भी निर्माण करवाया था, जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने मकबरा निर्मित कराया। और इस तरह हम देखते हैं कि उसके जो बहुत सारे निर्माण कार्य हैं वह और जो प्रशासनिक सुधार हैं वह इल्तुतमिश को एक उत्तम शासक के रूप में स्थापित करती हैं। उसने दिल्ली को विद्वानों इत्यादि से इस तरह सुसज्जित किया कि इसे दिल्ली को हजरत आला इत्यादि उस समय कहा जाने लगा। वह कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसको पूरा करवाया था। इस तरह जो इल्तुतमिश का शासनकाल का जो उसका विजय अभियान हो या उसके प्रशासनिक सुधार हो, उसको इसका वर्णन पूर्ण होता है। और इस तरह हमारा प्रकरण समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कोई भी टॉपिक या कोई भी प्रकरण हम लोग पढ़ाते हैं तो इसमें चूंकि ब्लैक बोर्ड इत्यादि पे कार्य न करने के कारण और एक तरह का फिल्म का शूटिंग जैसा एक माहौल उत्पन्न होने के कारण इसमें कुछ गलतियां होनी स्वाभाविक हैं। तो आप लोगों को जो भी गलती दिखे उसे आप कमेंट में जाके लिखेंगे और हम उस कमेंट को पढ़ के आपको अपनी गलती सुधार लेंगे और आपको सूचना आपकी को जो सूचना है उस सही सूचना आपको मिल सकेगी। और इस तरह फिर हम अपने वीडियो का स्वयं ही अवलोकन करके देखते हैं। अगर जो गलती होती है तो उसे कमेंट में लिख देते हैं तो वहाँ से आप उसको करेक्ट कर लेंगे। एक अन्य चीज़ देखते हैं कि जब हम लोग जो प्रकरण का विस्तार कर रहे हैं तो इसमें प्रश्न के अनुकूल, ज़्यादातर प्रश्न के अनुकूल ही जाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आप प्रश्न इत्यादि भी हल करते रहेंगे और लेक्चर सुन के, बार बार लेक्चर सुन के और नोट्स भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे लिखेंगे और तब जाके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जो आज का प्रकरण है उससे यह प्रश्न बन सकता है कि इल्तुतमिश के अभियानों या दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए कार्यों का वर्णन करें या इल्तुतमिश के उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इसका आलोचनात्मक वर्णन करें या इल्तुतमिश के जीवन और उपलब्धियों को अपने शब्दों में लिखें इत्यादि प्रश्न बन सकते हैं। इसको आप हल करेंगे और उत्तर लेखन करके आप हमें इसे भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और इसी के साथ हमारा ये जो प्रकरण है पूरा होता है। फिर नेक्स्ट प्रकरण में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।